ठीक बात है। प्रशांत पटेल जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस संविधान से भारत ने इमरजेंसी उखाड़ फेंकी, इसी संविधान की ताकत से। जब इंदिरा गांधी ने सीमा का अतिक्रमण किया तो 2.5 साल में इमरजेंसी उखाड़ फेंकी, इंदिरा गांधी को मैं पुत्र समेत बहिष्कृत कर दिया, हरा दिया, और फिर ऐसी व्यवस्था कर दी कि भारत में कोई दूसरा इंदिरा गांधी ना हो पाए, कभी कोई माई का लाल इमरजेंसी नहीं लगा पाए। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने लिखत पढ़त में कर दी संविधान में। क्या? और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हो, मुझसे बेहतर जानते हो, वो संरक्षित है। किसी भी नेता के अचानक से दौरा पड़ जाए, ऐसे किसी भी प्रकोप से, कितनी भी मेजॉरिटी हो, कोई भी मेजॉरिटी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, सब संविधान से संरक्षित हैं। संविधान की संरक्षा करने की हैसियत को किसके पास है भाई? प्रशांत जी। जी अमिताभ जी, देखिए आजकल जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, सबसे अधिक 2 चीजों की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और उसमें पहला संशोधन जो किया पंडित नेहरू ने, 1 साल बाद ही उनको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। अभिव्यक्ति की आजादी पर ही किया। बिल्कुल, 1901 जो है, 1901 एक जोड़ा उसमें, अभिव्यक्ति की जो आजादी थी उसको उन्होंने कर्टेल किया। उस समय के रिकॉर्ड से कई सारी पत्रिकाएं, कई सारे अखबार को बैन किए गए। संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर ही उनके कोर्ट केस चले, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अखबारों को और पत्रिकाओं को राहत मिली। आज उनके मानस पुत्र जो है नेहरू जी के सबसे अधिक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं। संविधान जहां चेंज करने की बात है, संविधान जब देश की इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने गलत तरीके से, जब देश का जो पूरा विपक्ष जेल में था, तो क्या परिवर्तन, संविधान परिवर्तन तो इन लोगों ने किया। उसमें सेक्युलरिज्म जोड़ दिया, समाजवाद, जो कि नेहरू जी भी और बाबा साहब अम्बेडकर जी समाजवाद सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट। आप संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि ये शब्दों की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आज ये लोग संविधान परिवर्तन की बात करते हैं। और रही बात जहां तक जो आवश्यक अगर परिवर्तन की बात है, तो अब तक 125 बार संविधान संशोधन हो चुका है, 125 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कुछ जो है अमेंडमेंट गिरे भी हैं या सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। तो अगर जहां पे आवश्यकता होती है तो उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि संसद को पावर दी हुई है, संविधान ने ही संसद को पावर दी हुई है कि अगर वहां पर कोई आवश्यक अमेंडमेंट है तो संसद कर सकती है। देश की जनता संसद को चुनती है, 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होता है, और 50% असेंबली से उसको रिजोल्यूशन चाहिए होता है। लेकिन एक ये प्रोपेगेंडा ऐसा खड़ा कर दिया कि भाई 10 साल हमारी सरकार रहेगी, क्या हमने संविधान संशोधन कर दिया, क्या हमने गलत चीज कर दी? जो आजादी के बाद से लगातार 5 बार कांग्रेस चुनाव जीती, क्या संविधान समाप्त हो गया क्या? तो ये प्रोपेगेंडा जो है जनता तक जाने वाला नहीं है। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का हरण करते हैं, बंगाल में आप देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, ये सब चीजें देश की जनता के सामने हैं। और जब संविधान का अगर पार्ट देखेंगे तो खाली एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका ही पार्ट नहीं, न्यायपालिका भी पार्ट है। आप अगर कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप देश की सम्मानित न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हैं। क्या देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या समाप्त हो गए हैं? क्या उन्होंने फंक्शनिंग करनी बंद कर दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय आते, कई बार सरकार के हम लोगों के ऐसे भी निर्णय आते हैं कि हमें हो सकता है कि हमें प्रतिकूल लगे, कभी कुछ निर्णय ऐसे आते हैं कि विपक्ष के प्रतिकूल लगे। तो आप जब लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो कहीं कि हमारी महान संसदीय परंपरा और महान लोकतंत्र और महान जो हमारी कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। और जनता इस चीज को देखती है, इसलिए आपको बार बार जो है रसातल में भेजने का काम करती है। ठीक बात है। मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास आऊंगा इस एकेडमिक बहस को समेटते हुए, क्योंकि मैं इस पर बहस के लिए लेके नहीं आया। संविधान पर किसी दिन चुनाव निपट जाने दीजिए, 1-2-3 घंटे का सेशन रखेंगे, क्या पहले अमेंडमेंट से लेकर और 125वें अमेंडमेंट तक, तब जरा अच्छे से चर्चा होगी, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, जनता को भी आनंद आएगा। अभी मेरा फोकस चुनाव पर है। लेकिन एक तथ्य जरूर रख दूं, इस देश के संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन और सबसे विकट और विचित्र संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए। इस संविधान में सबसे ज्यादा विचित्र और विकट संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस देश में हुए। और खैर मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं कि खड़गे जी के बचाए संविधान बच जाएगा, खड़गे जी को नींद आ जाएगी तो संविधान लुट जाएगा, ये फालतू बातें, इन बात का कोई मतलब है क्या?
इजाजत देंगे हमें अपनी बात। नहीं आ रहे आएंगे आपके पास, आएंगे बिल्कुल इजाजत नहीं, आपको बहस में शामिल है, आप इजाजत की क्या बात है। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं कि अकादमिक बहस बहुत लंबी खींचूं, मैं अपन फिर आता हूं, अपन फिर वहीं आते हैं। सारी बहसें बुद्धिजीवियों की एक तरफ, एटा में चुनाव कौन लड़ेगा ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नहीं, रामपुर में उम्मीदवार कौन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं, कि वहां मंच से इतना बोलने से कि पीडीए सीडीए डीडीए है क्या क्या संविधान सभा ऐसे भाषण बोलने से चले आओ तो चुनाव जीत जाएंगे, और उम्मीदवार में ऐसी धैर्य की होती रहे। आशीष जी, मैं तो ऐसे चुनाव देखा नहीं। जहां तक रामपुर का सवाल है अमिताभ जी, वहां शिवपाल जी को जिम्मेदारी दी है पार्टी ने कि वो आजम खान साहब से बात करें, उनको समझाएं। अभी तक तो आजम साहब मिले ही नहीं, उनके लोग कह रहे, हमने पूछा कि पहुंच गए शिवपाल जी, तो वो कह रहे कि आजम साहब की 4 मुलाकातें होती हैं, वो चारों पूरी हो गई, अब तो किसी की मुलाकात ही नहीं हो सकती, लोकल लो बात। वो कह रहे जेल मैनुअल के हिसाब से 4 मुलाकातें हो गई, अब नहीं हो पाएगी मुलाकात, तू डाल मैं पात। आशीष जी, आजम खान भी कह रहे हम संविधान बचा रहे हैं, एक मुश्किल हो, और शिवपाल जी भी कह रहे हम संविधान बचाने आए हैं जेल। संविधान ना हो गया, ननकू की बकरी हो गई। आशीष जी, शिवपाल जी प्रयास करेंगे, प्रयास करना पार्टी का कर्तव्य बनता है कि अगर आजम खान साहब नाराज हैं किसी बात को लेकर तो उनको समझाने का प्रयास करना जरूरी भी है और आवश्यक भी है कि ऐसे मौके पर उनको किसी भी तरीके से समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि नाराजगी होगी तो नुकसान होगा। तो नाराजगी पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसलिए शिवपाल जी को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और उनका आजम खान साहब से जो है पुराना ताल्लुक है। तो अगर वो समझाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब जो है वो बात को मानेंगे, समझेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है। आजम खान साहब समझते कहाँ हैं, उस हेडमास्टर में समझाते हैं। वो शिवपाल सिंह यादव से ये कहेंगे कि जाके बरखुरदार जाके ये बोलो हुजूर को कि आसिम राजा लड़ेगा चुनाव, और फिर हमको टेलीफोन करके बता देना अगर मान जाए, तब क्या करिएगा। आशीष जी, मैं उनकी अदायगी जानता हूं ना आजम खान की, मैं भी मानता हूं तो माशाअल्लाह है। कादर खान फेल उनके आगे, कादर खान फेल भाई। कई बार वो बहुत ज्यादा जिद पकड़ लेते हैं, ये बात सही है, वो उनको मनाना आसान नहीं होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन पार्टी अपना पूरा प्रयास करेगी कि वो समझें और मान जाएं, और हम लोग इसी पे उम्मीद लगाए हैं कि वो जरूर मान जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम। और मैं तो कहता हूँ भाई सब लोग अच्छे से चुनाव लड़ो, जनता के सामने विकल्प हो, जनता अपने विवेक का फैसला करे कि किसके माथे पर उसको रोली चंदन लगाना है। विकास श्रीवास्तव जी क्या कहना चाह रहे थे आप भैया? देखिए, आपने कहा संविधान खतरे में नहीं है। 2018 में एक कानून था कि 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए और अपनी इनकम का 7.5% ही केवल आप चंदा दे सकते हैं। 2018 में कानून बदला मोदी सरकार ने, आज सामने दृश्य क्या आया, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कानर पकड़ के हिसाब किताब किया, वो भी बहुत संघर्ष करके। सुप्रीम कोर्ट को आसानी से ये जवाब नहीं दिया। कब पता चल रहा है कि बीफ बनाने वाली कंपनी से लेकर के पाकिस्तान में जब पुलवामा का अटैक हुआ है, उसकी राख नहीं ठंडी हुई, पाकिस्तानी कंपनी से भी चंदा लिया गया। और ऐसी 30 कंपनियां फेक कंपनियां हैं जिनका जन्म ही साल 2 साल के अंदर हुआ है, जिनकी इनकम ही नहीं है और करोड़ों रुपया, 20,000 करोड़ का घोटाला दिखाई पड़ रहा है। 6,000 करोड़ अकेले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का चला गया। आपने आरटीआई कानून क्यों बदल दिया? पीएम केयर फंड का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। देश 140 करोड़ लोगों के दिल दिमाग में आर्थिक भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। पूरे वैश्विक स्तर पे भारत को शर्मिंदा किया जा रहा है कि भारत की सरकार आर्थिक भ्रष्टाचार कर रही है और हिसाब नहीं दे रही है। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इनको ताकत थी, इन्होंने संविधान बदल दिया। धारा 370 लगा करके एक राज्य को 3 टुकड़े में बांटा और आज पूरा लेह लद्दाख सड़कों पर है। मोदी जी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आप रायबरेलिया में क्यों नहीं जा रहे हैं। मोदी जी ठीक है विकास जी, बात आ गई,
जी बिल्कुल बिल्कुल आपको है जी ठीक और इसलिए ठीक संविधान खतरे में है। ठीक है ठीक और है इसको बचाना है। ठीक है बिल्कुल कांग्रेस इंडिया गठबंधन ठीक भारी मतों से जिताना। जी बिल्कुल जिताएंगे तो तब जब उम्मीदवार खड़ा करोगे कि खड़गे जी को वोट दे देंगे इटावा का आदमी। गजब कर रहे हो यार, रुक जाओ आ गई बात बाबू, अरे रुक जाओ भाई, अब जाओ नहीं करो ठीक है, अब रोक दीजिए क्या बात नहीं, ये भाषण नहीं दीजिए, आगे बात। अमन पांडे, जब चुनाव में हम बेसिक मुद्दों से भटक जाते हैं तो हम एक आभासी मुद्दा ले लेते, बोले संविधान खतरे में है। क्या इस देश के अंदर इतनी, जैसे शरीर के अंदर ताकत होती ना रोग से लड़ने की, शरीर के अंदर एक इनबिल्ट ताकत होती है रोग से लड़ने की, भारत के अंदर वो ताकत है। जिस भारत के सामान्य जन ने इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता को मजबूर कर दिया कि इमरजेंसी हटाइए, चुनाव कराइए, और उसके बाद उनको पराजित करके घर भेज दिया, उस भारत की जनता के हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं तो किसके हाथ में सुरक्षित है? अमन पांडे जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं प्रताप जी। देखिए, इनके पास मुद्दे इस समय नहीं है, इनको बात करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश के मुद्दे की। एज अ विपक्ष इनकी भी दायित्व बनता है, लेकिन ये संविधान, पीडीए ऐसी बातें करके बरगलाते हैं और किसी भी वर्ग को ही साथ नहीं पा रहे। न इनके साथ छात्र है, न इनके साथ नौजवान है, न महिलाएं हैं, न इनके साथ जिनका ये नारा दे रहे हैं वो भी इनके साथ नहीं है। इनकी जो लिस्ट आ रही है उसमें न पीडीए दिख रहा है, न दलित दिख रहा है, न आदिवासी दिख रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना कंफ्यूज इलेक्शन, ये जो लीडरशिप है, जो इंडिया अलायंस लीडरशिप है, जिसमें दो लोग तो चलिए अभी जेल में है, केजरीवाल जी और कांग्रेस के एक सीएम झारखंड के, वो जेल चले गए। अब उनके साथ ये कैसे बैठक करेंगे? इनके सामने तमाम कठिनाइयां हैं और इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को जेल में जाके बैठक करनी पड़ेगी, वह तो जेल में जाने पड़ेगा भाई, उसमें क्या कर सकते हैं। प्रशांत पटेल, कांग्रेस ने कहा कि संविधान बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने कई ऐसे परिवर्तन कर दिए जिनसे मामला गड़बड़ हो गया और जो कंपनी चंदा देने के योग्य ने वो भी चंदा दे रही है, सब आप ही को चंदा दे रहे हैं। प्रशांत पटेल, देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा कई बार हम लोग एक्सपोज कर चुके हैं कि कोई जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय था उसमें विदेशी कंपनी कोई चंदा नहीं दे सकती। जो देश में रजिस्टर्ड कंपनी जो पुलवामा से जोड़ रहे हैं वो कंपनी दूसरी थी, वो देश के जो जुड़ी हुई थी उसने ही चंदा दिया है। और बीफ का मतलब केवल गौ मांस नहीं होता, अगर कोई वहां पे भैंसे का मांस बीफ काट रहा है तो उसको भी बीफ बोला जाता है और भारत के कानून के तहत ही वो रजिस्टर्ड होकर के कंपनी चल रही होगी, कोई गैर कानूनी तरीके से चल नहीं रही होगी। और बीफ जो गौ मांस या गाय का भी कोई भी पार्ट जो है विदेश निर्यात करने पर बैन लगा हुआ है जो एक्ट के अकॉर्डिंग। जो भारत से तो जो गाय का मांस है, गाय का नाखून तक या स्किन तक निर्यात नहीं किया जा सकता। तो इनको ये चीजें बेसिक डिबेट्स में बैठ जाते हैं, इनको बेसिक चीजें ये नहीं समझ में आती हैं। इसी तरीके ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि भाई जो लॉटरी वाली कंपनी थी फ्यूचर वाली, वो भाजपा को चंदा दिया। पता लगा कि जब उसका डेटा आया तो उसने तो डीएमके को चंदा दिया, वो तो भाजपा को दिया ही नहीं था। और इलेक्टोरल बॉन्ड से तो हम तो कह रहे हैं भैया 6,000 करोड़ हमें मिला, बाकी 14,000 करोड़ तो विपक्ष को मिला। सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए, हमारे तो 300 सांसद, हमें तो कम मिला, आपको 14,000 करोड़ रुपए किस आधार पे मिला भैया? टीएमसी की सरकार वहां पे बंगाल में एक राज्य में सरकार है, 22 सांसद है, उनको कैसे इतना पैसा मिल गया? कांग्रेस की खाली 3 राज्यों में सरकारें हैं, आपको कैसे इतना पैसा मिल गया? तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आपने क्या उनको डर दिखाया? वहां पे बंगाल में भी कई सारी ऐसी कंपनियां थी जहां पे वहां उनकी पुलिस ने उनको परेशान किया, उसको चंदा मिल गया। तो हमारे ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली तो आपके ऊपर उठ रही है। ठीक है प्रशांत बाबू।